बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारा जो लेक्चर था उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कोई इशू अगर फिर भी रह जाता है तो उसके लिए आप लोग मुझे दोबारा व्हाट्सएप कर देंगे। आई होप कि जितने आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी का कोई रिमेनिंग रह गया हो तो वो मुझे रिमाइंड करवा देगा। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हमने कल बात की थी, हम एपिडेमियोलॉजिकल जो मेथड्स थे उन पे डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें थी, डिस्क्रिप्टिव, प्लेस, टाइम, पर्सन। उसके अलावा हमारे पास बायस, तो बायस की कुछ टाइप्स थी, उनको हमने डिस्कस किया। फिर उसमें हमारे पास 2 ग्रुप्स थे। फिर हम उन ग्रुप्स की काफ़ी, वैसे तो मोर देन 50 टाइप्स थी, लेकिन हम करते करते 2 ग्रुप्स में आए और हमारे पास सिलेक्शन बायस हमने किया। सिलेक्शन बायस की भी कुछ टाइप्स थी, वो हम करके अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंफाउंडिंग है। कंफाउंडिंग, इंटरेक्शन एंड इफेक्ट मॉडिफिकेशन। इसमें देखना है कि कंफाउंडिंग क्या हमें प्रोवाइड करता है। आप लोगों के पास स्क्रीन में क्लियर होगी, लार्ज नंबर शो हो रहे होंगे। कंफाउंडिंग provides an alternate explanation of an association between an exposure and an outcome। किसी भी चीज़ के बारे में हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसका एसोसिएशन मालूम कर रहे हैं, किसके हवाले से, एक्सपोजर के हवाले से और उसके आउटकम के हवाले से। मसलन हमारे पास अगर कोई चीज़ लंग कैंसर है तो उसकी एसोसिएशन क्या थी, लंग्स से रिलेटेड स्मोकिंग थी। उसका हम आउटकम क्या है, आउटकम हमारे पास लंग कैंसर है, तो ये हम इसके एसोसिएशन को उसके हवाले से एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। इट अकर्स व्हेन एन ऑब्जर्व्ड एसोसिएशन इज इन फैक्ट डिस्टॉर्टेड बिकॉज द एक्सपोजर इज आल्सो correlated with another risk y, and this risk factor y is also associated with the outcome but independently of the exposure under investigation x. As a consequence, the estimated association is not that same as the true effect of exposure x on the outcome। ठीक है, वो कहता है कि हम रिस्क फैक्टर देख रहे हैं कि एक्स, हमारे पास 2 पार्टीज़ हैं, एक्सपोजर के हवाले से और नॉन एक्सपोजर के हवाले से। हम इन्वेस्टिगेशन हम एक्स में करवा रहे हैं और हम वाई में, रिस्क फैक्टर हम वाई में हमारे पास था, तो उसमें हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारे पास एसोसिएशन का कितना उसमें इम्पैक्ट है कि जिसकी वजह से हमारे पास रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, जो हमने पहले बात की थी। बेसिकली हम ये स्टडीज़ में की हवाले से ही बात कर रहे हैं, उसी हवाले से ये उसको मेंटेन करवा रहा है। An equal distribution of the additional risk factor y between the study group will result in confounding। हमारे पास स्टडी रिजल्ट कंफाउंडिंग में वो शो होगा, एक्स्ट्रा जो एडिशनल रिस्क फैक्टर आ जाएगा वाई पे। The observed association may be due to totally or in part of the effect of the differences between the study group rather than the exposure under investigation। या फिर हमारे पास वो जो ग्रुप हमने अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा हुआ था उसमें, या फिर जो हमारे पास जिस ग्रुप में हमारे पास एसोसिएशन ऑब्जर्व हम कर रहे हैं उसकी बात करें। पोटेंशियल कन्फाउंडर। पोटेंशियल कन्फाउंडर क्या होता है जी? पोटेंशियल कन्फाउंडर इज़ एनी फैक्टर, वो फैक्टर दैट माइट हैव एन इफेक्ट ऑन द रिस्क ऑफ डिजीज़ अंडर स्टडी। जिस स्टडी के अंडर हम किसी रिस्क ऑफ डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो वो उसमें जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे वो पोटेंशियल कन्फाउंडर्स होंगे। उन फैक्टर्स का हमारे पास उन पर क्या इम्पैक्ट आएगा उसको। This may include factors with a direct causal link to the disease as well as factors that are proxy measures for the other known causes such as age, socioeconomic status। ये हमारे पास उस हवाले से उसके डायरेक्ट काजुअल लिंक्स करेगा जो हमारे पास डिजीज़
होगी, उसके हवाले से जो उस पे जो फैक्टर्स होंगे उसके होने की वजह से जो हमारे फैक्टर्स होंगे या जिन फैक्टर्स की वजह से वो हो सकती है। और प्रॉक्सी प्रॉक्सी ये वही वाली प्रॉक्सी है जो आप लोग कॉलेज में लगाया करते थे। प्रॉक्सी मेयर्स फॉर द अदर नोन केसेस सच एज एज एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये उसमें ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो डिज़ीज़ है वो हमारे पास अक्कर हो सकती है, जिसको हम हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो ये फैक्टर्स हैं, प्रॉक्सी मेयर्स है, काजेज़ हैं, एज है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये सारी चीज़ें। जबकि हमारे पास जो फैक्टर्स इस डिज़ीज़ को करेंगे जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हम जो फैक्टर्स की वजह से हमारे पास इम्पैक्ट आएगा उस इफ़ेक्ट को हम पोटेंशियल कन्फाउंडर कह रहे हैं। और कन्फाउंडिंग हमने कहा था कि हमारे पास किसी भी चीज़ के किसी भी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हम देखें फॉर एन एसोसिएशन, किसी एक एसोसिएशन का बिटवीन एक्सपोजर और उसके आउटकम के हवाले से, ठीक है, इसे कन्फाउंडिंग कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। इसमें हम देखते क्या हैं, एक्सपोजर और आउटकम देखते हैं। एक्सपोजर देखेंगे तो एक्सपोजर से भी हमें आउटकम पता चल जाएगा, लेकिन कन्फाउंडिंग वेरिएबल से हमें डायरेक्ट भी हम आउटकम तक पहुँच जाते हैं। In order for a variable to consider as confounder, the variable must be independently इन ऑर्डर फॉर वेरिएबल। अगर हम कन्फाउंडर के वेरिएबल्स देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वेरिएबल जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंटली एसोसिएटेड विद द आउटकम हो। उसके बाद वेरिएबल जो है मस्ट बी एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर हो। मेरे ख्याल है आपके पास आवाज़ कट कट के आ रही होगी, उसकी रीज़न ये शायद पता नहीं, मेरा ख्याल है कि ये नेट का कोई इशू आ रहा है। The variable must be associated with the exposure under study in the source population. उसके बाद the variable should not lie on the causal pathway between exposure and disease. एक तो इंडिपेंडेंटली एसोसिएटेड होना चाहिए आउटकम, बी या रिस्क फैक्टर हो। दूसरा हमारे पास मस्ट बी एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर हो, अंडर स्टडी जो हम कर रहे हैं सोर्स पॉपुलेशन पे। फिर उसके बाद वेरिएबल क्या होगी, लाइज ऑन दी नॉट लाइज ऑन दी काजुअल पाथवे, किसमें, एक्सपोजर और डिजीज़ में। एग्जाम्पल्स ऑफ कन्फाउंडिंग की आप देखें तो क्या है जी, हमारे पास क्रोनरी हार्ट डिजीज़ की एग्जांपल उसने एग्जांपल में ली है। अ स्टडी फाउंड अल्कोहल कंजम्पशन टू बी एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ क्रोनरी हार्ट डिजीज़, हाउएवर स्मोकिंग मे हैव कंफाउंडेड द एसोसिएशन बिटवीन अल्कोहल एंड coronary heart disease. Smoking is a risk factor in its own right for the coronary heart disease, so is the independently associated with the outcome, and smoking is also associated with alcohol consumption because smokers tend to drink more than non-smoker. Controlling for the potential confounding effect of smoking may in fact show in no association between alcohol consumption and coronary heart disease. अगर हम coronary heart disease की एग्जांपल लेते हैं तो कहता है कि हमारे पास अल्कोहल कंजम्पशन उससे एसोसिएट करती है कि हमारे पास अल्कोहल पीने से हमारे पास coronary heart disease हो सकती है, जबकि स्मोकिंग जो है मे हैव कन्फाउंडेड, ये भी कन्फाउंड की जाती है किस चीज़ के साथ, एसोसिएट की जाती है बिटवीन अल्कोहल और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के दरमियान। स्मोकिंग की जो है वो क्यों स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, वो इस वजह से है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ इट्स ओन राइट फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज़, सो ये इंडिपेंडेंटली हमारे पास एसोसिएट होती है एक आउटकम के साथ। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हमारे पास एक अलग से भी हो सकती है और स्मोक अल्कोहल से भी हो सकती है और अलहदा से स्मोकिंग के साथ भी हो सकती है, क्योंकि जो स्मोकर होता है वो नॉन स्मोकर से ज़्यादा ड्रिंक करता है। कंट्रोलिंग फॉर द पोटेंशियल कंफाउंडिंग इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग, अगर हम कंट्रोलिंग ऑफ द पोटेंशियल कंफाउंडिंग इफ़ेक्ट को देखते हैं स्मोकिंग पे, वो इनफैक्ट
उसमें एसोसिएशन नहीं होती किसी के दरमियान अल्कोहल के कंजप्शन में और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के हवाले से। अगर हम स्मोकिंग कंट्रोल कर लेते हैं और वो पेशेंट जो है उसमें अल्कोहल इंटेक ना होता हो तो उसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस नहीं होंगे। बेसिकली हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। स्मोकिंग से कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी हो रही है, स्मोकिंग के साथ हम अल्कोहल कंजम्पशन की तरफ भी जा रहे हैं और अल्कोहल कंजम्पशन से हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की तरफ भी जा रहे हैं। अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन ब्रेक कर देते हैं तो भी हमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ स्मोकिंग की वजह से हो सकती है, लेकिन अगर हम स्मोकिंग को क्विट कर देते हैं तो हमें क्रोनिक हार्ट डिजीज़ स्मोकिंग की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब सिर्फ कोरोनरी अल्कोहल कंजप्शन ही सिर्फ हमारे पास एक चांस बच जाएगा। हाँ, अगर हम अल्कोहल कंजप्शन भी ले रहे हैं और स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कन्फाउंडिंग फैक्टर हो जाएगा, उसे हम कन्फाउंडिंग कहेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ कंफाउंडिंग, इफ़ेक्ट क्या होते हैं हमारे पास कंफाउंडिंग के? कंफाउंडिंग फैक्टर्स इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, अगर ये ना कंट्रोल हो, फॉर काज बायस इन द एस्टिमेट of the impact of the exposure being studied, the effect confounding may result in confounding factors को अगर if not controlled for because of bias की वजह से हमारे पास अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहे तो इसका इन एस्टिमेट करने में इम्पैक्ट ऑफ द एक्सपोजर को, किसी भी स्टडी को हम इम्पैक्ट उस पर इम्पैक्ट आएगा और वो क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम देखते हैं। An observed association when no real association exists. No observed association when a true association does exist. An underestimate of the association and overestimate of the association. ठीक है, observed and observe, वो कहता है कि एक observe हमने किया एसोसिएशन को, लेकिन उसमें रियल एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर हमने ऑब्ज़र्व नहीं की एसोसिएशन और हमारे पास क्या हो गया, उसमें ट्रू एसोसिएशन जो है वो एग्जिस्ट करती है तो कंफाउंडिंग है। अगर हमारे पास जो है अंडर एस्टिमेट किया हमने, जिसे हम नेगेटिव कंफाउंडिंग कहते हैं कि एसोसिएशन इसकी इसके साथ नहीं थी, तो भी ये कंफाउंडिंग है। और अगर हमने ओवर एस्टिमेट किया, पॉजिटिव कंफाउंडिंग की, तो भी कंफाउंडिंग है। ये कंफाउंडिंग पे इफेक्ट्स होते हैं इसमें। कंफाउंडिंग, कंट्रोलिंग फॉर कंफाउंडिंग। Confounding can be addressed either at the study design stage or adjusted for the analysis stage, providing sufficient relevant data have been collected. A number of methods can be applied to control for the potential confounding factors, and the aim of all of them respect to the confounders. Basically, control confounding में हम बात कर रहे हैं किसी भी ऐसे स्टडी डिज़ाइन की जो उसको एडजस्ट किया जाए हम किसी एनालिसिस स्टेज के हवाले से, या उसमें सफिशेंट रेलेवेंट डाटा हम जो हमने कलेक्ट किया है उसके हवाले से। लेकिन नंबर ऑफ़ मेथड्स उसमें अप्लाई करने पड़ेंगे जो कंट्रोल पोटेंशियल होगा, जिसके साथ कंफाउंडिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और उसमें हमारा एम जो है वो है हमारा कि हम उस ग्रुप में सिमिलर पॉसिबल रिस्पेक्ट टू दी कंफाउंडर ढूंढें कि हो सकता है कि ये इस एसोसिएशन के बजाय किसी और चीज़ की वजह से हमारे पास आ गई है, तो उसे हम कंट्रोलिंग फॉर कंफाउंडिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग फॉर कंफाउंडिंग एट द डिज़ाइन स्टेज, क्या हो सकता है जी इसमें डिज़ाइन स्टेज? Potential confounding factors may be identified at the design stage based on previous studies, or because a link between the factors and outcome may be considered as biologically plausible. Method to limit confounding at the design stage include randomization, restriction and matching. बेसिकली हम इसमें उसकी जो कंट्रोलिंग फॉर कंफाउंडिंग एट द डिज़ाइन स्टेज है, तो उसमें हम देख ये रहे हैं कि जो हमारे पास उसमें फैक्टर्स थे उनको आइडेंटिफाई करते हैं हम डिज़ाइन स्टेज के हवाले से,
बेस हमारे पास होंगे वो उसकी स्टडी के हवाले से, क्योंकि हमने अपनी स्टडी करनी है, हमने उस स्टडी के हवाले से उनको डिज़ाइन स्टेज करना है, उनके स्टेजेस को हमने डिज़ाइन करना है और फिर हमने उसको लिंक करवाना है बिटवीन फैक्टर्स और आउटकम के हवाले से। जब हम ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो तब हम मेथड को लिमिटाइज करेंगे, कंफाउंडिंग को स्टेज, डिज़ाइन स्टेज को इंक्लूड उसमें रैंडमाइजेशन और रिस्ट्रिक्शन या फिर मैचिंग करवा सकते हैं। रैंडमाइजेशन में क्या होगा? रैंडमाइजेशन is the ideal method of controlling for confounding because all the potential confounding variables, both known and unknown, should be equal distributed between the study group. It involves the random allocation of the individual to study groups. However, this method can only be used in the experimental clinical trial. क्या हुआ जी इसमें? वो कहता है जी इसमें आइडियल मेथड है कंट्रोल करने का हमारे पास कंफाउंडिंग का, जिसमें हमने क्या किया, क्योंकि ऑल पोटेंशियल जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स थे, नोन और अननोन दोनों, उनको हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन स्टडी ग्रुप में। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट की हमने रैंडम एलोकेट किए कि इसमें यूजिंग अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर, हमने एक नंबर टेबल नंबर यूज़ किया कि इस नंबर के जो रेशो लोग होंगे उनको हम इसमें करेंगे। एंड इंडिविजुअल टू स्टडी ग्रुप, जिस ग्रुप को हम स्टडी कर रहे हैं उसको हमने रैंडम एलोकेशन करवा दी। हाउएवर दिस मेथड कैन ओनली बी एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल ट्रायल। ये मेथड क्लिनिकल ट्रायल पर भी किया जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन और मैचिंग दो चीज़ें हैं, उनके बारे में देखते हैं कि वो क्या चीज़ें थी हमारे पास। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्शन लिमिट्स द पार्टिसिपेंट्स in the study to individual who are similar in the relation to the confounder. For example, if participation in study is restricted to non-smoker only, any potential confounding effect of smoking will be eliminated. However, a disadvantage of restriction is that it may be difficult to generalize the result of study to wider population if the study group is homogeneous. ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शन लिमिट ये हमारे पास उसकी तरह एक आइडियल मेथड नहीं है। इसमें वो कहता है कि जी रिस्ट्रिक्शन करता क्या है, लिमिटाइज कर देता है पार्टिसिपेशन को, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमारे पास सिमिलर रिलेशन होते हैं उनको लिमिटाइज करता है। फॉर एग्जांपल कैसे करता है? इस तरह से कि अगर हम पार्टिसिपेशन करवाएं इन अ स्टडी इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन स्मोकर, जिन लोगों पे पाबंदी हो कि वो नॉन स्मोकर होंगे, और पोटेंशियल कंफाउंडिंग इफ़ेक्ट देखें हम स्मोकिंग वालों में तो उसमें वो बढ़ जाएगा। हाउएवर इसमें डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज होगा रिस्ट्रिक्शन में कि हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाएगा जनरलाइज करना रिज़ल्ट को, क्योंकि वाइडर पॉपुलेशन हम इसमें स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास होमोजीनियस भी हो सकते हैं। मैचिंग क्या चीज़ होती है जी? मैचिंग है बेसिकली हमारे पास, मैचिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग कंट्रोल सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोटेंशियल कंफाउंडर्स, for example, age or smoking status, is as similar as possible to that amongst the case. In practice, this is only utilized in case control study, but it can be done in two ways. मैचिंग हमारे पास प्रायर मैचिंग और फ्रीक्वेंसी मैचिंग के थ्रू, वो कहता है कि जी हमारे पास दो रास्ते हैं जिससे हम मैचिंग करवा सकते हैं केस कंट्रोल स्टडी के हवाले से, लेकिन इन दो रास्तों से पेयर मैचिंग और फ्रीक्वेंसी मैचिंग में इन्वॉल्व क्या होता है हमारे पास, वो कंट्रोल इन्वॉल्व होती है वो सिलेक्टिंग कंट्रोल, जो उसको उस ग्रुप को हमने सिलेक्ट किया उस पर वो कंट्रोल ग्रुप जो हमने सिलेक्ट किया उसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है हमने कंफाउंडर्स की कि स्मोकिंग या कौन सी एज ग्रुप में हमारे पास कौन सी एज ग्रुप है उस हवाले से।
उसमें हम साथ में ये भी देखते हैं कि पॉसिबल अमॉन्ग्स द केसेस कितने हैं हमारे पास। अब इसको हम किस हवाले से चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंट्रोल ग्रुप सिलेक्ट किया तो इसलिए हम केस कंट्रोल स्टडी के हवाले से चलेंगे। और जब केस कंट्रोल स्टडी के हवाले से हम चलेंगे तो हमने अब मैचिंग देखनी है, तो हमें दो मैचिंग के रास्तों के तरीके से हम देखना पड़ेगा, पेयर मैचिंग और फ्रीक्वेंसी मैचिंग। पेयर मैचिंग में अगर हम देखते हैं तो सिलेक्टिंग फॉर ईच केस वन आर मोर कंट्रोल्स विद सिमिलर करेक्टरिस्टिक, वो दोनों हमारे पास सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होंगी। फॉर एग्जांपल सेम एज एंड स्मोकिंग हैबिट्स उनमें होंगी। फ्रीक्वेंसी मैचिंग, अगर हम फ्रीक्वेंसी मैचिंग की बात करते हैं तो इसमें हम इंश्योर करेंगे जो हमारे पास ग्रुप होगा केसेस हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक टू द कंट्रोल्स। पेयर मैचिंग में हमने सिलेक्ट किया वन या मोर कंट्रोल ग्रुप, हमने देखा उनमें करेक्टरिस्टिक देखी कि कौन से एज, सेम एज में क्या है, या फिर स्मोकिंग हैबिट्स कैसी हैं। इसमें हम पेयर है, ये पेयर है ना कि हमारे पास दो लोगों में हमने उसमें एज ग्रुप देखा, दो लोगों में हम स्मोकिंग हैबिट्स देखी। हम फ्रीक्वेंसी मैचिंग देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि इंश्योर करेंगे कि ग्रुप दैट द केसेस हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक टू द कंट्रोल, कि इनमें कितने लोगों में ये डिज़ीज़ अकर हुई या नहीं हुई, ये हमारे पास उसमें आएगी। उसके बाद डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कंफाउंडिंग एट द एनालिसिस स्टेज। द पर्सन ऑफ द आर मैग्नीट्यूड the person or magnitude of confounding in epidemiological studies is evaluated by observing the degree of discrepancy between the crude estimate without controlling for confounding and the adjusted estimate after accounting for the potential confounders. If the estimate has changed and there is little variation between the stratum specific ratio, then there is evidence of the confounding. It is inappropriate to use statistical tests to assess the presence of confounding, but the following methods may be used to minimize its effect. Basically, detecting या controlling में हम कंफाउंडिंग को एनालिसिस स्टेज पे कैसे लेकर आते हैं, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मैं आपको मज़ीद बेहतर करता हूँ, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंसान को फंसा देती हैं। बंदा सम टाइम कहता है कि अच्छा ये भी वो था, वो भी ये था, तो फिर ये क्या कहानी है। उसमें वो कहता है कि हम जब डिटेक्टिंग का हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, हम डिटेक्टिंग या फिर डिटेक्टिंग और कंट्रोलिंग ऑफ कंफाउंडिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि प्रेसेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ द कंफाउंडिंग, हमारे पास जितनी अमाउंट में या जितनी उसमें नज़र आ रहा है हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में इवेलुएट करते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी अमाउंट में ये ऑलरेडी मौजूद है। उसको हम किस में देखते हैं, क्रूड एस्टिमेट में, जो विदाउट कंट्रोलिंग ग्रुप होता है। एक ग्रुप जो हमने कंट्रोल किया हुआ था उसमें देख रहे हैं, दूसरा जो हम लोगों का विदाउट कंट्रोलिंग ग्रुप है जिसमें हमने कंट्रोल नहीं कर रहे, उसमें देखते हैं। और फिर हम उसको रेशो को देखते हैं, एस्टिमेट करते हैं आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द पोटेंशियल कन्फाउंडर, कि हमारे पास पोटेंशियल कन्फाउंडर्स कितने लोगों में वो डिज़ीज़ अकर हुई है। इफ़ द एस्टिमेट हैज़ चेंज, अगर वो चेंज हो जाए, देयर इज़ अ लिटिल वेरिएशन, थोड़ी बहुत ही तो हो ही सकती है, लेकिन बिटवीन द स्ट्रेटम स्पेसिफिक रेशियो, एक स्पेसिफिक रेशियो से बिलो, तो उसे हम कहते हैं एविडेंस ऑफ कंफाउंडिंग। वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एविडेंस ऑफ कंफाउंडिंग। तो हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन मज़ीद बढ़ गई एविडेंस ऑफ कंफाउंडिंग की। अगर वो कहते हैं कि इट इज़ एन अप्रोप्रिएट टू यूज़ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, इसमें हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं करते, असेस करते हैं, प्रेसिस करते हैं कंफाउंडिंग की, कि देखते हैं कि हमारे पास कंफाउंडिंग है, बट हम मेथड फॉलो करते हैं उसको मिनिमाइज़ करने के, उसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के। हमने डिटेक्ट किया, हमने उसको मिनिमाइज़ करने के लिए उसके जो है मेथड्स फॉलो करेंगे, ताकि हमारे पास डिटेक्शन उसकी कम हो सके। आई थिंक
हम लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ सेकंड्स रह गए हैं। हमारा जो मीटिंग है वो मीटिंग टाइम अप हो गया, कुछ टाइम ख़त्म हो गया, तो बाकी काम कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेश्चंस। ठीक है, आप कोई भी सवाल करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ, अदरवाइज़ लेक्चर इज़ ओवर।